हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये है दूसरा पार्ट। बहुत ही अच्छा डिस्कशन पिछले पार्ट में हुआ था और इसी पार्ट में और ज़्यादा होगा अच्छा डिस्कशन, क्योंकि जो हमारे गेस्ट है वो अब कैमरा फ्रेंडली बहुत हो चुके हैं। तो जोक्स अपार्ट, तो चलो शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट पार्ट नंबर 2। पर इस पॉडकास्ट जो पहला जो पार्ट है, मतलब इसमें मैं थोड़े से जो पार्ट 1 में जो प्रश्न छूटे थे उनसे मैं चालू करना चाहूँगा। पर सबसे पहले वेलकम बैक गिरीश। थैंक यू। अगेन वापस एक सवाल, भाई बोलूँ, भांजा बोलूँ या गिरीश बोलूँ? कुछ भी बोलो। वेलकम टू द शो। तो हमने जो पहला पॉडकास्ट किया था, पहला पार्ट, तो उसमें कुछ सवाल छूट गए थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो उससे चालू करें, फिर हम स्लोली स्लोली बिल्टअप करके आगे जाएंगे। तो चलो, जो एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो मेरे दिमाग में सबसे पहला जो शब्द आता है वो है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। अगर इसके बारे में हम बात करके इस पार्ट की अगर शुरुआत करें तो मुझे समझने में काफ़ी आसानी होगी। हाँ, क्योंकि हमने किया है वो। एग्जैक्टली हमने किया है वो। हम टेलीस्कोप लेके रात भर एग्जैक्टली बैठते थे। ये जो स्टोरी है ना, वो मैं इसी पार्ट में डिस्कस करूंगा थोड़ा सा आगे जाकर। पर सर, लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। श्योर। तो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है तो उसके लिए तो किसी उपकरण की ज़रूरत होती नहीं है। तो ऐसे ही आंखों से देख के भी पहले से हुआ है। जो लोगों ने अभ्यास किया है, स्टडी किया है, वो तो हमने बात कर कर चुके हैं। उसके आगे जाके जब 15वें 16वें शताब्दी में टेलीस्कोप बन गए तो उससे और भी ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशंस होने लगी कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती थी वो भी देखने लगे। और उसके बाद जो जो नई चीज़ें हैं वो एक कायदे से कैटलॉग भी करने लगे। जो उसमें से एक कैटलॉग है मीज़र कैटलॉग, जो एम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उसे। तो वो कैटलॉगिंग शायद 200-250 साल से बन रहा है वो। ठीक है। तो वो जो वाओ। जो जो कैटलॉग है कि जो जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कि जो कि ना तारे हैं ना ग्रह है। ग्रह और तारे तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। राइट। ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो अलग ही है कुछ, वो उस वक्त पता नहीं था ये क्या है, लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी। वाओ। जो चार्ल्स मीज़र ने कैटलॉग बनाया था उसका। वाओ। ओके। सो वो नेबुले है, मतलब जो गैस क्लाउड्स होते हैं वो है। राइट। जो अलग अलग गैलेक्सीज है या फिर ऐसे क्लस्टर्स है तारों के। स्टार क्लस्टर्स हाँ, बोलते हैं जिसे, हाँ, राइट। ऐसे इसकी कैटलॉग हो गए कि जो ये सब शुरू हुआ ये टेलीस्कोप वगैरह आने के बाद। मतलब सिर्फ आंखों से जो देख सकते हैं वो बहुत ही लिमिटेड था। हाँ, और हमारे आँखों का एक लिमिटेशन भी है, उसके लिमिटेशन आगे जाकर हम देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। वो एक विजुअल जो बैंडविड्थ होती है वो सब RGB 3 रंग छोड़ के कुछ देख नहीं सकते। वैसे कुछ लोग इंफ्रारेड देख सकते हैं। स्पेशल ह्यूमंस यू कैन से। नहीं नहीं, कुछ लोग एक्चुअली होता है ये हाँ। कि वो टेट्राक्रोमेटिक बोलते हैं उसे। कि नॉर्मली हम जो विजुअल बैंड बोलते हैं कि जो स्पेक्ट्रम में विजुअल बैंड है रेड टू ब्लू RG एंड B तक, जो हम 7 कलर वगैरह बोलते हैं उसे, तो वो जो पूरा बैंड है वही देख पाते हैं नॉर्मली। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा उनका जो विजन है थोड़ा शिफ्ट होकर इंफ्रारेड में चला जाता है। अगर जो टीवी का रिमोट होता है कि आप देखते हैं तो आपको वो इंफ्रारेड LED होता है तो यस। जलता नहीं दिखाई देता, लेकिन नहीं। कुछ लोगों को दिखाई देता है। रियली। एंड वो कम नहीं है लोग, वो दैट इज़ कुछ लाइक एक में 25% पीपल कैन सी इंफ्रारेड विथ वेरिंग डिग्रीज। सो इंफ्रारेड भी देख सकते हैं, लेकिन उसका इस चीज़ में तो कुछ ज़्यादा उपयोग है नहीं। एग्जैक्टली, यस। यस। लेकिन ऐसे भी होते हैं। सो विजुअल स्पेक्ट्रम तो ऐसा ही है कि जो आंखों से देख सकते हैं। दूसरा एक लिमिटेशन है कि बहुत छोटी आंखों का रिजोल्यूशन भी नहीं होता, छोटी चीज़ें देख भी नहीं सकते। और ऐसा भी है कि कुछ छोटी चीज़ें उनका प्रकाश आता है लेकिन हम तक इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं आता कि जो हम वो रिजर्व नहीं कर सकते, देख नहीं एग्जैक्टली। सकते। तो उसके लिए टेलीस्कोप होता है। जो जैसे एग्जांपल गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप से गुरु जुपिटर के ऑब्जर्वेशंस किए तो उसमें उन्हें 4 उसके चंद्रमा दिखाई दिए। तो उस वक्त के लिए वो पहली बात है ना कि हमें पता है कि एक चंद्रमा हमारे पास है और यस। बाकी ग्रहों के भी चंद्रमा होते हैं। यस। ये बात पहले पता चली उन्हें। तो इसीलिए वो 4 जो चंद्र थे उन्हें गैलीलियन मून्स कहते हैं। ओके। ओके। जो क्या है, गैनीमीड, कैलिस्टो,
और दो है, यूरोपा है और एक है आयो आयो होगा, सही। ये 4 गैलीलियन मून से, और उसके बाद और जैसे ऑब्जर्वेशन सुधरती गई, बड़े टेलीस्कोप बनते गए, उसके बाद और भी कुछ 80-90 से ज़्यादा मून्स मिल गए उनके। यहाँ पर ना मुझे गैलीलियो की एक याद आ रही है कि जब उसने सबसे पहले सैटर्न देखा तो उसने कहा कि यार इस सैटर्न को तो कान है। मतलब वो एक्चुअली वो रिंग्स थी, हाँ, वो पर वो कान जैसे दिखाई थी। एग्जैक्टली वो क्या है। सो यही मैं शेयर करना चाहता था। यू कैन कंटिन्यू, सॉरी। वो तो ऐसे कुछ उस वक्त की जो समझ होती है, और कुछ नई चीज़ देखते हैं तो कुछ अब जो चीज़ें देखते हैं उसी से तो जोड़ते हैं कि उसके कान थे। अब जैसे शिपारेली थे, जो उन्होंने मंगल पहले देखा, तो मंगल पे जो लाइन्स दिखाई दी तो उन्होंने देखा उस पर तो कैनाल्स है, अगर कैनाल से तो वो बनाया किसने। तो ऐसे भी एक खबर चली कि मंगल पे कुछ लोग रहते हैं और उन्होंने कैनाल बनाया। लाइक एलियंस, लिटिल ग्रीन मैन, मार्शियंस, उसकी भी कहानियाँ बन गई थी, मार्शियंस। तो ऐसी भी चीज़ें होती है, लेकिन दे आर फर्स्ट। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, ऑब्जर्वेशंस आते हैं, तो उसकी सही चीज़ें पता चलने लगती है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी ऑप्टिकल बेस्ड, मतलब जो हम जो देख सकते हैं, हमारे टेलीस्कोप है या आँखों से देख सकते हैं। उसके बाद अलग अलग वेवलेंथ जो जैसे पता चली कि जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी है, जो रेडियो वेव से एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि जो आकाश में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ ऑप्टिकल लाइट ही इमिट नहीं करते, वो नहीं छोड़ते, जो दिखाई देता है, वो जो दिखाई नहीं देता वहाँ वो तरंगें भी आती है उसमें। यस, तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी होती है, एक्सरेज भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है, इस सब तरह की होती है। तो स्पेस टेलीस्कोप का जो कंसेप्ट, तो पहला स्पेस टेलीस्कोप था। वैसे ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप तो काफ़ी पहले से जा रहे हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड स्पेस क्राफ्ट, जो टेलीस्कोप था वो था हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल था, राइट। 1992 में शायद भेजा था, तो अभी तक काम कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छी इमेजेस दी है, और काफ़ी हमारा ज्ञान बढ़ा है उसमें का मेरा एक फेवरेट पिक्चर है जो उन्होंने उसने हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बनाया, वो है वाइड फील्ड इमेज गैलेक्सीज का। उन्होंने एक्चुअली एक ऐसा एक एरिया चुना कि जहाँ कुछ भी नहीं है, और वो उस टेलीस्कोप में फोकस किया, और कुछ दिन तक लगातार फोकस करते रहे। मतलब वो है तो वो लो ऑर्बिट में, तो ज़्यादा देर फोकस नहीं कर सकते, लेकिन जब भी उस वक्त उस तरफ आता तो वहाँ फोकस करते, वो लाइट जमा कर करके उन्होंने जो वाइड फील्ड इमेज बनाया। तो अगर आप देखते हैं, हम अगर पॉसिबल हो तो पॉडकास्ट में वो इमेज दिखा देंगे। एडिटर साहब वो इमेज डाल दो। वो जो इमेज है उसमें जो भी आप देख रहे हैं वो सिर्फ गैलेक्सीज देख रहे हैं, क्योंकि इतने छोटे स्पेस में इतने दूर तक एक एक तारा तो दिखाई नहीं देगा। जो भी दिख रहे हैं, छोटे मोटे एक धब्बे दिख रहे हैं, वो सिर्फ गैलेक्सीज है। और वो उस छोटी सी इमेज जो एक सुई की नोक जितना है, और वो भी कितना, एक आप अगर आपका हाथ सीधा करे और उसमें सुई की नोक दिखाई दे, तो उतना स्पेस का एरिया है। इट्स क्रेजी। उसमें शायद 2-2.5 हज़ार वगैरह गैलेक्सी होंगी। इट्स क्रेजी। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशनल इफेक्ट, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें टेलीस्कोप से मिलती है। तो टेलीस्कोप के बारे में मैंने जो एक स्टोरी की बात की वो मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आई वॉज इन द 6th स्टैंडर्ड, और मेरे पिताजी ने एक टेलीस्कोप बनाया था। तो हमारे सामने एक 4-5 मंजिला इमारत है, तो उसके ऊपर हम जाते थे, और वहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट 1995-1996, वहाँ पर उतना मतलब उस टाइम में लाइट का पोल्यूशन भी बहुत कम था। तो आई स्टिल रिमेंबर, आप ही ने मुझे एक पॉइंट दिखाया था। इट वॉज नॉट लाइक ए स्टार, बिकॉज आप ही ने कहा था कि स्टार जो है वो फ्लिकर करते हैं, एंड दैट वाइट डॉट वॉज नॉट फ्लिकरिंग, और वो ग्रह भी था नहीं। तो मैंने कहा इट वॉज लुकिंग लाइक ए क्लाउड। तो मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, तो आपने टेलीस्कोप का मुंह उस तरफ किया और मुझे देखने के लिए कहा। तो मैं देखकर चौंक गया कि यार इट लुक्स लाइक ए क्लाउड, मतलब कुछ है नहीं खास। तो आपने कहा कि ये हमारी क्लोजेस्ट गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा, M37, राइट?
या M31 M57, M31 M31, सॉरी M31 सॉरी, वीजर कैटलॉग का यस M31 M31, और वो हमसे 2.5 मिलियन मिलियन। लाइट ईयर्स दूर है। मतलब मैं, मेरा तो भाई दैट वाज द मोमेंट, मेरा इस सब्जेक्ट में जो रुचि है वो जग गई। मतलब 2.5 मिलियन ईयर्स लाइट अवे, लाइट ईयर्स अवे, मतलब वहाँ तक लाइट को पहुँचने में 25 लाख साल लगते हैं, एंड दैट्स द क्लोजेस्ट गैलेक्सी। ये ऐसा है, ये स्केल है। एक्चुअली एक सजेशन देता हूँ, जो ब्रह्मांड की स्केल है उस पर भी हम कुछ चर्चा करें बाद में कभी, आगे जाके आगे जाके करेंगे, एक चर्चा एक करें। डेडिकेटेड पॉडकास्ट हाँ, करेंगे इस और पर। मैंने एक मॉडल बनाया है उसका, तो उस स्केल मॉडल भी हम शायद फील्ड पे भी कर सकते हैं, एक मैदान पे देखेंगे जाके वो कैसे करेंगे, हम देखेंगे। एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वो उसके बारे में काफ़ी सोचना पड़ेगा। तो लेट्स लेट्स डू इट। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर करेंगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपका जो ऑब्जर्वेशनल तो एस्ट्रोनॉमी वो के है ऊपर कि चल रहा था, जेम्स वेब शायद। हाँ, जेम्स वेब, हाँ। तो वो जो हम वो बात कर रहे थे, वो ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, जो हबल था, जेम्स वेब में हबल टेलीस्कोप था, और उसके बाद रेडियो टेलीस्कोप आ गए, एक्सरे टेलीस्कोप आ गए, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, जो जो चीज़ें सब तरंगों में वेवलेंथ आती है उसके, तो वो सब के सब रीड करके हम देखते हैं। तो एक्चुअली एक ही चीज़ हम अलग अलग वेवलेंथ पे देख सकते हैं। ठीक है? जो हमें दिखाई देता वो तो सब सिर्फ ऑप्टिकल है। यस, और ये स्पेस टेलीस्कोप्स ने भी तो और भी ज़्यादा एक्चुअली कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर से एग्जैक्टली। दूर जाके, मतलब जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं एटमॉस्फेयर के, वो भी नहीं होते इसमें। और अब और एक प्रॉब्लम हो गया इसमें कि जो स्पेस जंक आ गया है, वो जो बहुत है स्टारलिंक वो। के सैटेलाइट्स है, तो वो हमारे व्यू में आते जाते रहते हैं। तो उसके लिए स्पेस टेलीस्कोप का और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए है, क्योंकि वो जो ऑर्बिट्स हैं इनके, उन सैटेलाइट्स के, उसके पार जाके ये ऑब्जर्वेशंस वाओ। करें। और अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो ये पृथ्वी से कितने ऊपर रहेंगे ये, और जो नॉर्मली सैटेलाइट्स घूमते हैं ना, मतलब जिसके माध्यम से हम टीवी देख पाते हैं या फिर इंटरनेट आता है, वो सब आजकल स्पाइंग भी चलती है। सो वो खैर वो बात अलग है। नॉर्मली स्पाइंग या फिर जो अर्थ ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो लो अर्थ या मिडिल अर्थ में होते हैं। मतलब 450 किलोमीटर, 350 से 450 किलोमीटर, जो 450 किलोमीटर हाइट पे अपना अपना ISS है। ISS है। और उसके ऊपर मिडिल अर्थ है शायद, सॉरी, मिडिल अर्थ ऑर्बिट जो है, MEO, वो 2000 किलोमीटर के आसपास। और जियो स्टेशनरी होता है वो 2000 या हाँ, 200? 2000 2000? 2000। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो 36,000 किलोमीटर के ऊपर होते हैं। वो इतने ऊपर होते हैं कि पृथ्वी का जो रोटेशन का स्पीड वो मैच होता है, सो एक ही तरफ रहता है वो। हमारे जो सैटेलाइट टीवी देखते हैं, वो डिश देखते हैं आप, हाँ वो हाँ, उस सैटेलाइट उस की तरफ एंगल पर पॉइंट कर, फिक्स्ड है उसी वो, फिक्स्ड होता है कि वो फिक्स्ड है वो। सैटेलाइट भी वही रहता है, लेकिन वो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर ऊपर रहता है, क्या बात कर रहे हो? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो हमारे हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो वही रहता है, 24 घंटे वही रहता है। तो इसीलिए तो डिश एंटेना फिक्स कर सकते हैं ना हम। नहीं वाओ, तो ये एंटेना भी घुमानी पड़ेगी। ये इस स्केल का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मतलब आई नो कि पर 1000 36,000 किलोमीटर्स, नॉट इवन फीट। किलोमीटर। यार अपने जो लॉन्ग डिस्टेंस जो हवाई जहाज़ होते हैं वो 35,000 फीट पर फीट होते हैं। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हाइट पे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते वो। और ये एंड 36,000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। अब उधर थी। लेकिन और थोड़ा अगर आगे जाएंगे तो चांद पर पहुंच जाएंगे। नहीं, चांद उससे भी काफ़ी दूर है। उससे भी काफ़ी दूर है। चांद 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो उससे 10 गुना दूर तो चांद है, वाह, 11 ओके गुना। सॉरी, थोड़ा सा आप डाइवर्जन हो गया। सो लेट्स कमिंग बैक टू जेम्स वेब। हाँ, ओके। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो इंफ्रारेड में काम करता है। और उसकी एक खास बात यह है कि वो बाद में हम बात करेंगे, वो है लाग्रांज पॉइंट पे। सो वो उस वक्त ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती उस लोकेशन पे रखने के लिए, और वो पृथ्वी और चंद्रमा के भी आगे है। तो चंद्रमा के आगे कितना, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से दूर है वो। तो उसी लोकेशन पे रहता है।
तो उस उतना दूर जाने के बाद यहाँ का जो नॉइज़ है, जो ऑप्टिकल नॉइज़ होता है, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होता है, मैग्नेटिक नॉइज़ होता है, सब तो वो बंद ही हो सब गया। वहाँ पे बहुत कम है। मतलब कॉस्मिक नॉइज़ तो रहता है, हर जगह रहता है। वो जो रेडिएशन आते हैं वगैरह वो तो रहते हैं, लेकिन वो जो टेलीस्कोप है उस लैग्रांज पॉइंट पे फिक्स्ड है। और वो कुछ 18 मीटर वगैरह कुछ डायमीटर है उसका, सॉरी 18 लेंसेस है, डायमीटर कुछ कम है, 7 मीटर या समथिंग कुछ उसका ओके ओके डायमीटर है। 18 अलग अलग मिरर्स है उसके, और उसमें और 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स है, सब इंफ्रारेड में है। और इंफ्रारेड वहाँ जाके, उतना दूर जाके इंफ्रारेड में इन्वेस्टिगेट करने का जो पर्पज़ है, तो वो है एक्चुअली सबसे पुराने ऑब्जेक्ट्स ढूंढना। अब सबसे पुराना ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड में कैसे मिल सकता है? तो ये बात ऐसे होती है कि अब एक्चुअली कुछ चीज़ें मिक्स होती है, तो मिक्स हो रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है कि 1900 शायद 29 में 1929 में एडविन हबल, जिन्होंने पहले गैलेक्सी का खोज निकाला कि गैलेक्सी दूर जा रही है दूर एक जा दूसरे रही से। है, राइट। ओके, तो उन्होंने एक टेक्निक है, डॉपलर शिफ्ट है। डॉपलर टेक्निक है जो जैसे दूर जाती है ना, तो उस तरफ आने वाली वेवलेंथ थोड़ी थोड़ी आगे जाती है, मतलब एलोंगेट होती है, बढ़ने लगती है। बढ़ने लगती है, वेवलेंथ बढ़ने लगती है, फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। सो इंफ्रारेड की तरफ जाने लगती है। और जो अगर कोई चीज़ नज़दीक आ रही है तो वेवलेंथ थोड़ी कॉम्प्रेस हो जाती है, वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है उसकी, तो वो ब्लू की तरफ जाने लगती है। तो अगर कोई चीज़ दूर जा रही है तो उसे रेड शिफ्ट कहते हैं, और नज़दीक आ रहे हैं तो ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ओके, तो ये सारी जो गैलेक्सीज है वो पूरी दूर जा रही है तो रेड शिफ्टेड है। तो इंफ्रारेड मतलब रेड वेवलेंथ के भी आगे गई है, जो हम आंखों से देख नहीं पा रहे हैं अभी। राइट, कुछ करोड़ साल पहले देखते तो वो शायद दिख जाती हमें, लेकिन नज़दीक आज दिखती देख है। रहे हैं तो इतनी दूर गई है कि उसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड में जा चुकी है। इसीलिए इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी है कि जो बहुत पुराने ऑब्जेक्ट्स है और वो ढूंढ भी रहे हैं, एक एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं वो। हाँ, जेम्स वेब ने तो बहुत बहुत सारे बहुत रिकॉर्ड रिकॉर्ड। किया है यार। तो उस इंफ्रारेड में जो इमेजेस हम देख रहे हैं, तो वो जो भी इमेज देख रहे हैं वो पूरे रेड शिफ्टेड ऑब्जेक्ट्स की है। मतलब वो इतने दूर जा चुके हैं कि वो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम से इंफ्रारेड में जाके वो उतने जितने दूर है उतने पुराने भी है, क्योंकि लाइट स्पीड से तो लाइट आ रहा है। एग्जैक्टली। तो जितना दूर है उतने, कम से कम जितने लाइट ईयर्स दूर है उतने ईयर्स तो लगे ना। और गाइस, लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 2,92,700 To be precise. 2,99,792.458 kilometers. टू बी प्रिसाइज, To या be precise, yeah. सो वाओ। तो इस स्पीड से इतने साल लगते हैं, तो उतने दूर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये एक फ़ायदा हुआ, ये बहुत सारे जो राज है वो खोल रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप, कि काफ़ी पुरानी चीज़ें देख रहे हैं हम, और काफ़ी सरप्राइजेस भी मिल रहे हैं कि जो हमारे जो मॉडल्स थे, जो स्टडी किया था, और ये जो सोच रहे थे कि इतने पुराने दिनों में, या पुराने दिन तो खैर नहीं, इतने पुराने टाइम पे, जो जब ब्रह्मांड की जस्ट अबाउट बिग बैंग हुआ था, तब इतने बड़ी गैलेक्सी हो भी नहीं सकती। ये जो सोच रहे थे कि उस वक्त भी हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं कि साइंटिस्ट भी अचंभे में पड़ गए कि ऐसे हो कैसे सकता है। यहाँ पर एक मैं सवाल बिल्कुल पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है। अभी आपने कहा कि जेम्स वेब एक रिकॉर्ड के ऊपर एक, रिकॉर्ड के ऊपर और एक और एक और एक, ऐसे बनाता जा रहा है, और यूनिवर्स की जो कुछ मिस्ट्रीज है वो ओपन होती जा रही है स्लोली स्लोली स्लोली। पर कुछ ऐसी भी मिस्ट्रीज होंगी जिसके लिए शायद हम तैयार नहीं हैं। हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। हो सकती है। तो अगर हम तैयार भी हुए, विल बी एबल टू डाइजेस्ट इट? किस तरह की मिस्ट्री के बारे में कोई भी हो, बिकॉज सी, अगर एक मैं एग्जांपल यहाँ पर दूं तो ब्लैक होल का एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। तो खुद की थ्योरी पर भी आइंस्टाइन ने विश्वास रखने से मना कर दिया था। तो ये ह्यूमन माइंड का लिमिटेशन है, या फिर हम उतना सोच नहीं सकते अब? नहीं, शायद ऐसे कि उतना सोच नहीं सकते, लेकिन हम सोचने पे मजबूर भी है ना इसमें, कि देख तो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन तो आ रही है, उस पर विश्वास
कैसे नहीं कर सकते? तो ऑब्जर्वेशन 10 बार चेक भी करेंगे सब लोग, वेरीफाई करेंगे, पीयर रिव्यू करेंगे, सब होंगे। मतलब एक ने ऑब्जर्व कर लिया तो दूसरे 10 लोग देखेंगे और वो वेरीफाई वैलिडेट भी करेंगे, और उसमें से जो भी निष्कर्ष बनाना है, कंक्लूजन निकालने, वो निकालेंगे। उस पर विश्वास तो रखना ही होगा। एक ज़माना था कि लोग इस पर भी विश्वास नहीं रखते थे कि सूरज बीच में और पृथ्वी उसके वो तो घूम है, रही थी। वो तो अब है। पर ये जो कुछ मिस्ट्रीज अभी निकल कर सामने आई है ना, दैट्स माइंड बेंडिंग। सही है। मतलब यार, दिमाग घूमता भी नहीं, काम करना बंद करता है इमीजिएटली। होता है, सही है। सो मैंने इसीलिए आपको पूछा कि अगर कुछ ऐसी अगर डिस्कवरीज हमारे सामने आए तो विल बी एबल टू डाइजेस्ट इट। वक्त लगेगा। जैसे जो हीलियोसेंट्रिक जो आइडिया है, सूरज बीच में है और पृथ्वी उसके आसपास घूम रही है, वो तो 2000 साल से चल रहे हैं। अभी भी लोग नहीं मानने वाले, कुछ है भी। अभी 2000 साल हो गया, अभी भी बहुत सारे लोग मानते नहीं है ये। वाओ। ऐसा भी होता है, तो वक्त लगेगा। लोगों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट। अब ये बात ऐसी है ना कि खुद साइंटिस्ट जो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो खुद वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो सामान्य लोगों को तो बात ही अलग है। ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है। और जैसे कि हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया कि हम शायद ये कभी जान भी नहीं पाएंगे। शायद नहीं जान पाएंगे। जो जो टाइम और वास्टनेस, स्पेस की जो स्केल है ना, वो हमारे समझ से भी परे है। तो शायद, मतलब हम ऐसे इंडिविजुअल अपने जीवन काल में तो होगा ही नहीं वो, लेकिन इवन एक मानवीय अगर एक भविष्य देखते हैं, उसमें भी शायद होगा कि नहीं, पता नहीं। पता नहीं, क्योंकि यार ये ब्रह्मांड का विस्तार ही इतना बड़ा है। मतलब जहाँ तक हमारी समझ है। और पहले एक्चुअली एक ना चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। पहले हम सिर्फ यूनिवर्स ये शब्द इस्तेमाल करते थे। अब हम उसके आगे और एक शब्द जोड़ने लगे हैं जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो मतलब यस, वी आर चेंजिंग। थोड़ा थोड़ा विश्वास, थोड़ा टाइम लग लगेगा। जाएगा उसको। सो वेल, काफ़ी डाइवर्जन हो गया। सो कमिंग बैक टू द जेम्स वेब ने अब तक की जो डिस्कवरीज की है, उसमें सबसे स्पेक्टेक्युलर कौन सी है आपके हिसाब से? ये कि इट फाउंड एन ऑब्जेक्ट जो लगभग 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, सो दैट वाज ऑलमोस्ट एट द टाइम ऑफ बिग बैंग। एग्जैक्टली। ये काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर होता है, प्लस माइनस होता है, और एक्चुअली गलती से कैलकुलेशन ऐसा भी आ गया था कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी मिला कि जो 13.8 बिलियन से भी पुराना है। वो गलती थी एक्चुअली। Okay. लेकिन वो काफ़ी पहले वाला ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है, कि जो बिग बैंग जब जस्ट हुआ था और उसके बाद जो एक गैलेक्सी वगैरह, स्टार्स और गैलेक्सी फॉर्म होने, तैयार होने शुरू हुए थे, तब का पिक्चर है। दैट इज़ माइंड ब्लोइंग एक्चुअली। वी आर लुकिंग एट थिंग्स लाइक 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। वाओ। और ऐसे और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। वाओ। हाँ, और ये तो अभी शुरुआत है। ये तो अभी शुरुआत है। इसके बाद इससे भी बड़ा नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप भी आ रहा है। वो क्या चीज़ है वो? ये इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। ये क्या, इसके बारे में थोड़ा ऐसे जानना स्पेस है मुझे। टेलीस्कोप ही है ये भी, और ये इससे भी बड़ा है। जो अभी जेम्स वेब है, वो शायद 5 या 6 साल में लॉन्च होगा वो। तो वो और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज करेंगे। मतलब उस पर भी काम चल रहा काम है। चल रहा है अभी। और वो जेम्स वेब से भी बड़ा बड़ा है। मतलब वो काम भी सिमिलर टेक्नोलॉजी पर ही करेगा, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी भी उन्होंने ढूंढ ली है? नहीं, वो तो खैर वो जब नहीं, टेक्नोलॉजी वही है। मतलब इंफ्रारेड का ही होगा। इंफ्रारेड और कुछ इंफ्रारेड, कुछ ऑप्टिकल वगैरह, ये सब एक इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट थोड़ी देंगे। एग्जैक्टली, वहाँ पर तो यस, अलग वो तो अलग है। सेंसर्स तो लगेगा। वो तो है। वो तो लगा नहीं पड़ता कि अगर इतने बिलियन, अब जेम्स वेब का प्रोजेक्ट कॉस्ट ही $10 बिलियन था। अब $10 बिलियन खर्च कर रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज़ के लिए थोड़ी करेंगे। तो उसमें और भी 2-3 सेंसर, जेम्स वेब टेलीस्कोप में कुछ 4 अलग अलग सेंसर्स है। वाह। ओके। और हाँ, अभी ना अभी बात हमारी चली रही है, तो थोड़े से बात अभी करते हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो अभी मिशंस जा रहे हैं।
तो सबसे पहले नाम आता है इलॉन मस्क का, उसके बाद में नाम आता है जेफ जेफ बेजोस का। बेजोस का। पर जेफ बेजोस का मुझे एक अच्छा ये लगा कि यार वो अभी लोगों को ऊपर भेजने लगा है, मतलब ऊपर आसमान में भेजने आसमान में लगा भेज है। नहीं, उसका जो इंटरेस्टिंग बात है ना कि उनके जो रॉकेट्स भी सही है, वो उनका जो नाम है, जो न्यू ग्लेन, न्यू शेपर्ड, वो वगैरह एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर दे रहे नाम वो। और उनके जो स्पेस कैप्सूल्स वगैरह है उनको साइंस फिक्शन राइटर्स के नाम पे दे रहा है। हाँ, वो मैं इस एक्चुअली इस स्पेस कैप्सूल के बारे में ज़्यादा मैं बात करना चाहूँगा कि वो क्या है, क्या एग्जैक्टली। स्पेस कैप्सूल अब इसके ब्लू ओरिजिन के बारे में देखते हैं तो वो एक्चुअली थोड़ा स्पेस टूरिज्म में थोड़ा सा काम कर रहे हैं वो। तो उनका जो न्यू शेपर्ड रॉकेट है उसके ऊपर एक कैप्सूल बिठाते हैं, उसका शायद नाम अभी तो फर्स्ट स्टेप वगैरह है कुछ ऐसा। तो उन्होंने 3 या 4 एस्ट्रोनॉट्स बिठा के वो एक्चुअली थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। और ऊपर कितना स्पेस जो है, तो हम अभी सतह के ऊपर 100 किलोमीटर्स की जो लाइन है वो हम स्पेस कंसिडर करते हैं कि उसके आगे एटमॉस्फेयर वैसे ही बहुत ही रेयर है। तो 100 किलोमीटर लाइन हमने एक अनऑफिशियली रिमार्क की है कि दैट इज़ द एज ऑफ स्पेस हमारे लिए। तो उसके आगे जाते हैं तो वी आर ऑफिशियल इन स्पेस बेसिकली। तो ऐसे लोगों को वो 103 110 किलोमीटर आगे भेजता है और वो लोग 20 मिनट में वापस भी आते हैं। हाँ, इतना जल्दी। हाँ, उतना वक्त ज़्यादा लगता भी नहीं है ना। लॉन्च होते हैं, उतना एलिवेशन आता है और उसके बाद उनकी कैप्सूल नीचे आ जाती है पैराशूट से। इनके एक मज़े की बात है, जो एक एक्टर है स्टार ट्रेक जो सीरीज़ आपको पता है, हाँ, स्टार ट्रेक उसमें जो देखा है मैंने। कैप्टन कर्क है विलियम शैटनर, वो पूरे शूटिंग करते वो कभी स्पेस नहीं गए। वो तो हालांकि स्पेस एक पूरी स्पेसशिप के कैप्टन वो थे, तो साइंस फिक्शन स्पेसशिप मूवी है। हाँ हाँ। एंटरप्राइज के हाँ कैप्टन हाँ। थे। लेकिन वो पहले स्पेस में गए, वो कार्बन लाइन क्रॉस की उन्होंने अभी पिछले साल शायद, या इसी साल पहले एंड हुए। एट द एज ऑफ 94, ही इज 94 एंड ही वेंट पास द कार्बन लाइन एंड केम बैक। वो 20 मिनट की मिशन थी सिर्फ। कार्बन लाइन, मतलब जो हमने जो इमेजरी एक लाइन बना हाँ, के ये रखी है 100 किलोमीटर्स की बाउंड्री है एटमॉस्फेयर में। उस एलिवेशन तक हम मानते हैं कि वो पृथ्वी के अंदर है एटमॉस्फेयर, उसके आगे स्पेस शुरू होती है। ओके, मतलब अगर जब तक, जहाँ तक मेरी समझ है, उसके अगर ऊपर हम जाएं तो ग्रेविटी भी कम होगी वहाँ पर। ग्रेविटी तो वैसे भी ग्रेजुअली कम होती है। ग्रेविटी का ऐसा कुछ एक डिमार्केशन लाइन तो है नहीं। ओके, जैसे अंतर बढ़ता है तो उसके हिसाब से ग्रेविटी भी कम होती है। तो मतलब अगर हम ऐसा, लेट्स थिंक अबाउट अ हाइपोथेटिकल सिनारियो, अगर हम दोनों उस कैप्सूल में गए, कार्बन लाइन क्रॉस की, तो हम भी तैरने लगेंगे उस कैप्सूल में। हाँ, तैरने लगेंगे मतलब वो तो एक्चुअली हम पूरे सीट से बंधे होते हैं उसमें, वो तो है। ज़्यादा वक्त होता नहीं पर है, अगर, लेकिन तैरने लगे। हाँ, यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस और वेरी लो वेट। वाह, ओके, दैट विल बी समथिंग। एक्चुअली ये वेटलेसनेस की ये फीलिंग तो वैसे भी जो ट्रेनिंग होते हैं, तो वे जो स्पेशल एयरप्लेन्स बनाए उनकी ट्रैजेक्टरी होती है कि वो जो ऊपर ले जाते हैं और नीचे आते हैं तो वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस होता है। कुछ 20-30 सेकंड का ही होता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन होने में वो काफ़ी अच्छा वो होता है वो कि वेटलेस एनवायरनमेंट में ट्रेन कैसे होता है। तो वो प्लेन का ही, वो प्लेन कुछ काफ़ी कॉस्टली भी है, आम लोगों के लिए भी अवेलेबल है। उसे जो एस्ट्रोनॉट्स है उन्होंने निकनेम दिया है वॉमिट कॉमेट। वॉमिट कॉमेट, क्योंकि वो वेटलेसनेस में ना वो पेट हिल जाता है और लोगों को लोग उल्टी उल्टी आती है। करने लगते हैं। हमने अभी बात की जेफ बेजोस की, अभी बात करते हैं और एक मस्क साहब, मस्क साहब जो है, हमारे इलॉन मस्क साहब, उनकी बात करते हैं। क्या चल क्या रहा है उनका? उनका जो फाल्कन है, ड्रैगन है, वो तो अच्छे से चल रहा है। लेकिन उनके जो बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं वो थोड़े पता नहीं कब होगा, क्योंकि वो 6 साल से तो बात कर रहे हैं मून लैंडिंग का जो सिस्टम है, अच्छे तरह से ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम बना रहे हैं। वो स्टारशिप तो उनका ठीक से चल नहीं रहा, 10 तो फोड़ दिए उन्होंने। ये फोड़ नहीं दिया, सॉरी, अनशेड्यूल्ड रैपिड डिसअसेंबली, ये उनका मतलब क्या है? ऑफिशियल टर्म है। ओके, मतलब सामान, फोड़ने को उन्होंने थोड़ा सा हाँ, टेक्निकली यूज explosion, किया। इसका मतलब है एक्सप्लोजन, एक्सप्लो लेकिन वो हाँ ज़्यादा टेक्निकल है, अनशेड्यूल्ड रैपिड डिसअसेंबली। ओके, ये स्टारशिप का एक नई इजाद है ये टर्म बेसिकली। तो ये करते रहते हैं, 6 साल से बात कर रहे हैं, मून पे भेजेंगे,
और मार्स पे भेजेंगे, मार्स पे कॉलोनी बनाएंगे 1 मिलियन लोगों की 2050 तक वगैरह। थोड़ा सा एक एक स्ट्रेच है, इतना तो नहीं होगा। मिशंस जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, वो तो ऐसे कोशिशों के बाद, फेलियर्स के बाद ही तो सक्सेस आता है। वो तो है। लेकिन ये जो 10 फेलियर्स के बाद है, थोड़ा सा अलार्मिंग है, क्योंकि इतने फेलियर्स तो, इससे ज़्यादा फेलियर शायद नासा ने भी किए, लेकिन नासा ने पहले अटेम्प्ट में लोग चांद पे भेज दिए थे, वो भी 59 की टेक्नोलॉजी में, अपोलो 59 11 राइट? अपोलो 11 अपोलो 69 की टेक्नोलॉजी में, वाह। वो तो भेज दिए थे। मतलब ये जो साइंस है वो इतना भी मतलब नया नहीं है, या फिर कोई रिसर्च करने की ज़रूरत है, लोगों ने किया है वो काम, उसका स्केल बढ़ाना है। लेकिन उसमें क्या वो कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। शायद 11वां सक्सेसफुल हो, 12वां सक्सेसफुल हो, पता नहीं। मिलेगा सक्सेस, मिलेगा ज़रूर, ओके, ज़रूर। उनके लिए तो कम से कम हम मानव जाति के लिए तो दुआ कर वो सकते तो हैं, प्रार्थना कर हम सकते हैं। वी कैन ऑलवेज प्रे फॉर इट, वी कैन ऑलवेज प्रे फॉर इट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बात की जाए यार। कुछ जो हमने अभी डिस्कशन किया, तो ये जो नई नई डिस्कवरीज है, ये इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इम्पैक्ट जो होता है वो पहले एस्ट्रोलॉजी के अजम्पशंस क्या है इस पे। तो पहले तो देखा हमने कि सिर्फ 5 ग्रह हैं बेसिकली, और बाकी तो सूरज, चांद और ये, इसमें तो कुछ नई डिस्कवरीज तो होने नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी भी चीज़ें अब डिस्कवर हुई है कि जो एस्ट्रोलॉजी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। मतलब जो पृथ्वी का जो प्रिसेशन है, प्रिसेशन मतलब हिंदी में कहा जाए तो अग्रगमन। ओके। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का जो 23.5 अंश में जो झुका है, उसका एक्सिस इट्स लिटिल टिल्टेड। टिल्टेड, या 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से सीजन्स वगैरह होते हैं। तो वो जो ओके। एक्सिस का टिल्ट है, उसका मतलब जो हम सूरज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिखता है, तो उसकी पोजीशन भी साल भर में चेंज होती है, सालों से चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो इस प्रिसीजन की वजह से यह होता है कि जो एक मतलब ये एक है एस्ट्रोनॉमी का जो जो पहली राशि है, पहला जो स्टार साइन है, ज़ोडिएक साइन है, वो है मेष, मेष, एरीज। ओके। तो पहले कैसे, वो ही पहले क्यों है? तो वो ऐसे चुना गया कि उस वक्त जब उत्तरायण करता है सूरज, ओके, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट होता है, उससे ऊपर ऊपर जाते जाते जो प्रिसीजन की वजह से वो अपेरेंट जो पोजीशन है सूरज की, वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो उत्तरायण करते वक्त जब इक्वेटर को क्रॉस करता है, मतलब सीधा हमारे इक्वेटर पे खड़ा है, मतलब तो सीधा इक्वेटर करके को ऊपर क्रॉस होता करके है। जब हाँ, ऊपर जाता ऊपर है, जाता है उत्तरायण के, वैसे नीचे भी आता है, ओके, तो उसे ठीक दक्षिणायन है, बोलते हैं। दक्षिणायन बोलते हैं उस है। तो जब ऊपर जाता है, तो वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट जिस राशि में है, वो पहली राशि समझी जाती राइट। है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेष राशि अब पहली राशि है भी नहीं, क्योंकि प्रिसीजन की वजह से, प्रिसेशन की वजह से, जो प्रिसीजन मतलब ऐसा ऐसा देख सकते हैं, जब लट्टू होता है ना, टॉप भौरा, वो जो घूमता है ना, वो आई एम जो तिरछा, सरप्राइज्ड। नहीं नहीं, जो जो तिरछा घूमता है ना, तो उस तरह से पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये अपेरेंट मूवमेंट जो है सन की, वो शिफ्ट होती रहती है। और वो जो पूरा ज़ोडिएक साइन है, 12 साइन से, ठीक है, 12 राशि है, तो उससे उल्टी तरफ से मूव होती है। तो पहले जो एरीज था, अभी मेष राशि में था, आज देखा जाए तो आज अभी कुंभ में है, सॉरी, आज आज मीन राशि में है, और अगले 500 साल में कुंभ राशि में आ जाएगा, मतलब उल्टा आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। वो कुछ 2160 साल का, हर एक राशि का एक साइकिल है वो। साइकिल है वो, एक मतलब पूरा साइकिल 26,000, लगभग 26,000 साल का है। 26,000 साल बाद मतलब डिवाइडेड बाय तो 12, डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 12। 12। तो अभी तो वैसे एक मेष राशि से निकल चुका है, और मीन राशि के 2100 साल में से सिर्फ 500 साल बचे हैं, 570 साल ऐसे कुछ बचे हैं, तो वो तो निकल चुका है। तो 26,000 सालों के बाद, सालों में से ये लगभग 2,500 साल तो निकल गए। तो अगले शायद 24,000 सालों में फिर से मेष राशि पहली राशि होंगी, लेकिन आज मीन राशि है, 500 साल में कुंभ राशि होगी। तो इस चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजी अपडेट हुआ है या नहीं, नहीं पता। अब कभी कभी एक बात देखते हैं कि बहुत सारे जो कुंडली है, उसमें हर्षल मतलब यूरानस भी लिखते हैं, और नेपच्यून भी लिखते हैं। मतलब इनका तो डिस्कवरी काफ़ी लेट हुआ है। तो वो तो 17-18 सेंचुरी में हुआ है। तो अगर इतना लेट हुआ, वो पता भी नहीं था, तो वो कुंडली में क्या कर रहा है?
और एक दूसरी बात, अगर कुंडली में कर रहे हैं और उसके कुछ गुण है, कुछ अच्छे बुरे काम कर रहे हैं, तो अगर पता नहीं था इन ग्रहों का, तो पहले जो भविष्य बताते थे उसमें तो गलती होनी चाहिए कि जो चीज़ पता नहीं है वो कुछ काम कर रही है, वो पता ही नहीं है, तो हम जो बात करें वो तो गलत होगा। वो कैसे एडजस्ट करेंगे, वो कैसे रिकंसाइल कैसे करते हैं कि जो राइट। अननोन जो चीज़ें हैं वो आज हम ला रहे हैं और पुरानी एस्ट्रोनॉमी अप्लाई कर रहे हैं। अब ये भी है कि 3000 साल, लगभग 3000 साल पहले जो जो हुआ था उस वक्त मेष राशि पहले थी। तो ये तो हमें पता है कि 3000 साल पहले उसका आरंभ हुआ एस्ट्रोलॉजी राइट। का। वो जस्ट ऑब्जर्व करके साइकिल्स नोट करके वगैरह हुआ होगा, उसके हिसाब से वो एस्ट्रोनॉमी का भी एक्चुअली न्यू वहीं पर रखी गई थी ऑब्जर्वेशन करके, और उसका एप्लीकेशन इसमें आ गया कि जो हम जोड़ने लगे मानवीय या जीवन से। या ये एक चीज़ हो गई एस्ट्रोलॉजी में। और कुछ बातें हैं ना कि ये परिणाम अगर करते हैं वो, क्योंकि वो सब ग्रह है, सब ग्रह जो भी है, सूरज और चंद्र को भी ग्रह ही बताया गया है, हम्म तो वो अपनी गति से जाते रहते हैं। हम्म उनकी उनकी का हमसे कुछ तो दुश्मनी या दोस्ती भी नहीं होती, तो हम पे अच्छा या बुरा असर कैसे कर सकते हैं। अब ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रेविटी है, लेकिन या अब हाँ, अब गुरु इतना पावरफुल ग्रह बताया जाता है कि 7वें ग्रह में गुरु होता है तो बहुत पावरफुल होता है वगैरह वगैरह बोलते हैं। हम्म। लेकिन गुरु इतना दूर है कि गुरु की ग्रेविटी जितने आप या मुझ तक पहुंच रही है, उससे ज़्यादा ग्रेविटी जो पास में पहाड़ है उसकी है, उसकी वजह। तो ग्रेविटी का आर्ग्यूमेंट तो वीक है। तो बाकी परिणाम कैसे करते हैं वो भी कुछ एक्सप्लेन नहीं होता इसमें। और जो ग्रह अपनी गति बदलते ही नहीं है, तो हमारे लिए कुछ अच्छा या बुरा कैसे सोच सकते हैं। मतलब ऐसा कि कुछ अनुष्ठान करो, कुछ व्रत करो, ये करो वो पूजा करो करो, बोलते हैं, ये हाँ पूजा पूजा करो, करो, ग्रह तो ये शांति की हो या पूजा ग्रह, हाँ होती ग्रह है। शांति होती है। तो वो अगर बदलने ही नहीं वाले तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये भी मुझे कभी कभी सवाल आते हैं कि अगर कोई ज्योतिषी बताता है कि ये करो, या फिर क्या क्या बोलते हैं, कुछ रत्न की अंगूठी वगैरह डालो हाँ हाँ वगैरह, ऐसे हाँ हाँ। भाग्य रत्न होते हैं वगैरह वगैरह, पुखराज पहनो या हाँ फिर ये एमरल्ड पहनो। ये ये होता रहता है। तो उसका और इससे क्या कनेक्शन भी क्या है। क्योंकि बात तो ये सही है ना कि हज़ारों साल से, लाखों करोड़ों साल से अपनी गति से घूम रहे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे जीवन पे कैसे असर डाल सकते हैं। मैं एक सवाल काफ़ी लोगों से पूछता हूँ, थोड़ा सा एक शरारती सवाल है कि पूछा अगर भी इतना अपना आर्ग्यूमेंट किए दिया तो ये भी पूछ ही कि डालो क्या उसमें। अगर देखते हैं तो एक दो सवाल एक्चुअली ऐसे है कि एक है कि एक एज ए इंजीनियर मुझे पता है कि अगर एक कुछ चीज़ ठीक से चल नहीं रही तो मैं देखता हूँ, और उसमें जो भी गलती है, जो भी खराबी है, वो ठीक करता हूँ, तो उसके बाद वो चीज़ चलने लगती है। ठीक है, तो हमने वो रिपेयर कर दी। अगर कोई ज्योतिषी बोलता है कि ये इस ग्रह की शांति कीजिए, करो, ठीक है, हमने वो शांति की, कर ली, ठीक है। मैं दूसरे ज्योतिषी के पास जाऊँ तो वो जो ग्रह स्थिति देख के वो भी वही बताएंगे कि ग्रह शांति करनी होगी। तो अगर हमने ग्रह पहले से शांत कर दी है तो कुंडली में दिखाई क्यों नहीं देता। शांत ग्रह कैसे दिखाई देंगे? पहले वाले पंडित जी तो को अशांत दिखाई दे दिया ना, दिखाई दे दिए, उन्होंने तो बताया शांत करने चाहिए। लेकिन शांत कर दिए तो अगले वाले गुरु जी को, पंडित जी को तो वो नहीं पता चला शांत कर दिया, वो भी बता रहे कि ग्रह शांति करनी पड़ेगी। सर ना, इस पर बहुत कमेंट आने वाले हैं और बहुत डांट डांट नहीं, पड़ने वाले हैं और मुझे, और सवाल बहुत पूछता जूते हूँ भी पड़ने मैं वाले हैं। और एक सवाल पूछने वाला हूँ कि अब आप अगर ये मानते हैं कि मैंने ये अंगूठी पहनी, ये क्या रत्न पहना, या फिर ये पूजा की या अनुष्ठान किया, इसीलिए मेरे साथ एक अच्छी ये कुछ घटना हुई। एक एग्जांपल लेते हैं एक जॉब की। आप जॉब ढूंढ रहे हैं और किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब ये 6 दिन का ये व्रत करो वगैरह वगैरह करते हैं, तो आप करते हैं, और रेमेडी आपको- देते हैं हाँ, मतलब रेमेडी आपको। देते हैं, और वो आप जॉब कर ले, जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं और आपको जॉब मिल जाती है। तो आप क्या बोलेंगे उसे कि अब एक तो ऐसा है ना कि बहुत सारे ज्योतिषी बोलते हैं कि जो विधि लिखित है वो कभी बदलता नहीं है। हम्म। तो जॉब तो वैसे उस इंसान के विधि में थी, विधि लिखित था उसका, तो वो उसमें उस अनुष्ठान का या फिर उसका व्रत का क्या काम था। और अगर ये मानते हैं कि उस व्रत किया इसलिए उसे जॉब मिली, तो उस अकेले का भविष्य थोड़े ही बदला है। सही है। अगर वो अनुष्ठान नहीं करता
तो उसको जॉब नहीं मिलती, ठीक है, सही बात है ना, सही है। क्योंकि वो मान रहा है कि ये किया इसलिए मुझे जॉब मिली, अगर नहीं करता तो नहीं मिलता। तो अगर वो नहीं करता तो किसी और को मिल जाता। इसका मतलब ये है कि इसने अनुष्ठान किया ये, इसलिए उसका ही नहीं, उस दूसरे इंसान जो का भी भविष्य बदल गया कि उसको वो जॉब नहीं जॉब मिली। नहीं मिला उसको। अरे तो यार ये ये थोड़ा सा एक स्वार्थ भी आता है ना उस पर, कि जो कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा हो, मेरे अच्छे के लिए कर रहा हो, दूसरे का कुछ भी हो। आप अगर जॉब के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो खुद के लिए कर रहे हैं, ये सोच नहीं रहे कि उसके लिए कुछ दूसरे की भी नौकरी हो, दूसरे का भी जॉब चला जा रहा है। ये हुआ ना। और इसमें एक पॉजिटिव बात मैं ये बात इसके इसकी तरफ से एक बात ये करूँगा कि अगर विधि लिखित है तो आपका ये अनुष्ठान करना, ये जो भी करना है, आपका व्रत करना है, इट्स पार्ट ऑफ द थिंग्स, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ दैट, इट प्लेज नो रोल इन व्हाटसएवर इन इट। यू मीन टू से दैट इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल प्लान। हाँ, कि आप ये करते और वो हो जाता है, आप किए या ना किया उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इट हैज़ एब्सोल्युटली नो रोल इन वट एवर इज़ हैपनिंग। लेकिन अगर ये बात मानते और अगर ये ज्योतिषी कोई बता देते कि मैंने जो उपाय बताया उससे आपको लाभ हुआ, तो ये सरासर झूठ है, सफ़ेद झूठ है। ये तो मैं बोलता हूँ। नहीं तो इसका थोड़ी भविष्य बदला है ना, दूसरे का भी भविष्य बदला है। बात तो सही है ना। और सही बात। सिर्फ उसका भविष्य नहीं बदला कि अगर वो आदमी एक कंपनी में काम कर रहा है जॉब पे और दूसरा आदमी काम, उनके परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, वो यार अच्छा या बुरा जो भी फ़र्क पड़ता है, और उससे कंपनी का फ़ायदा या नुकसान होता है, कंपनी का भविष्य भी चेंज कंपनी का हुआ। भविष्य भी बदल गया आपके अनुष्ठान से। अब उसका क्या करें? अब ये है 2-3 चीज़ें, मुझे बहुत सवाल होते हैं ऐसे कि क्या रोल होता है। जैसे मैंने बताया कि इफ़ इट्स पार्ट ऑफ द प्लान, अब ऐसे विधि लिखित है तो आपका अनुष्ठान करना इसी चीज़ का एक पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान। आप करे ना करे वो आपके हाथ में है भी नहीं, क्योंकि अब अगर सिर्फ ये सब विधि लिखित है, मतलब जैसे डिटर्मिनिस्टिक है सब, तो आप कुछ बदल भी नहीं सकते। अगर ऐसी बात है तो ज्योतिष का काम सिर्फ घटनाएं या भविष्यवाणी करना है, चीज़ें बदलने की ताकत उसमें नहीं है। पर यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, खैर उसके बारे में हम अगले मतलब आने वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही फिलोसॉफिकल टॉपिक है जो कि आपने छेड़ ही दिया है। तो मैं एक सवाल पूछ कर इस पार्ट का या स्लैश पॉडकास्ट का भी यहीं पर मैं एंड करना चाहूँगा। तो आपने अभी बात की इफ़ इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान और समथिंग लाइक दैट, नहीं, प्लान इज में हाँ, इज देयर अ फ्री विल? बाद में बात करेंगे इस पर विस्तार से। लेकिन पार्ट ऑफ द प्लान जब बोलते हैं ना, अब मैंने वो इंटेंशनली वो वर्ड यूज़ किया पार्ट ऑफ द प्लान, क्योंकि लोग इसमें विश्वास करते हैं विधि लिखित है तो इट्स पार्ट ऑफ द प्लान। लेकिन प्लान है मतलब उसका एक डिवाइन इंटेंशन भी होगा ना इसमें, मतलब ये अलग ही दुनिया में जा रहे हैं हम एक्चुअली, वो पार्ट ऑफ द प्लान बोल के। Exactly. Part of the plan प्लान is तो directing towards, I mean, हम ये तो किसका प्लान है? ये प्लान किसका है, वो प्लान क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, फ्री विल है या नहीं, ये सब बहुत ही फिलोसॉफिकल टॉपिक्स की तरफ ये सवाल जा रहा है। खैर उसके बारे में बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बात हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। अब मैं एक बात करना चाहूँगा, जिस Yes. तरह से ये चीज़ें हैं ना, तब अब देखा हमने पहले कि ये सब ग्रीक वर्ड्स है। एस्ट्रोलॉजी, लॉजी इज स्टडी, एंड एस्ट्रोनॉमी, नॉमी इज बेसिकली रूल ऑफ लॉ। यस, ओके, ठीक है। अब जिस तरह से ये चीज़ें चल रही है कि एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोनॉमी जो करते हैं वो खोज करते हैं, वो स्टडी कर रहे हैं और स्टडी आपके सामने रख रहे हैं। सही बात। सही बात है। और एस्ट्रोलॉजी वाले जो है वो कुछ रूल्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये हाँ, ग्रह है तो मतलब ये होगा। और ये करना है तो ये अनुष्ठान करो, ये करो, ये करो, ये ऐसे रूल्स कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं। इनके तो रोल ये नाम, हाँ, नाम बदल देने चाहिए ना, एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी कहना चाहिए ना। सही है, सही है। कि स्टडी तो एस्ट्रोनॉमी वाले लोग कर रहे हैं इट्स अ लॉजिकल और क्वेश्चन। रूल्स एस्टैब्लिश एस्ट्रोलॉजी वाले लोग कर रहे हैं। सही है यार, मतलब अब इस फिलहाल इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा काम है सवाल पूछना। नहीं, अब हज़ारों सालों से
ये चीज़ें चल आ रही तो हम उसे चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे ऐसा लगा कि ये गलत वो तो वो है, पकड़ लिया। वो तो है। चलो सर, इसी बात पर करते हैं इस चर्चा का एंड यहीं पर। अब आए मस्त हमारी यार बातचीत हुई, एस्ट्रोनॉमी, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, फिर एस्ट्रोलॉजी, नई नई जो खोज हो रही है एस्ट्रोनॉमी में, उसका एस्ट्रोलॉजी पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पर अभी तक हमने जो मेन टॉपिक है उसको टच भी नहीं किया है। वो टॉपिक अभी आने वाले पार्ट्स में अनवील होगा और हम इसके बारे में चर्चा और भी ज़्यादा करेंगे। पर आपको, आई होप आपको एक फेयर आइडिया आ चुका होगा कि ये जो सीरीज़ हम बनाने वाले हैं, जो सीरीज़ डेवलप कर रहे हैं, ये एक ख़ास चीज़ पर डेवलप है। उसका जो बेस है वो है एस्ट्रोनॉमी। एम आई राइट? राइट, राइट। तो ये कुछ हमने आपके लिए सवाल छोड़े हैं इस पॉडकास्ट में। अगर आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो और प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। फिलहाल तो हम अभी इस चर्चा का करते हैं एंड। सर को पहले करेंगे थैंक यू, और आप आए, इतनी अच्छी चर्चा हमारी हुई। आपके जो दिमाग में थॉट थे वो आपने ब्लंटली सामने रखे, और स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के बारे में। हालांकि मैं उसमें मानता हूँ, मेरा विश्वास है थोड़ा बहुत। तो चलो इस पर करते हैं एंड, और मैं आपको मिलूँगा अभी अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप खुश रहो। अंटिल देन, चाओ।